बात अब हिमालय पर बढ़ते खतरे की, देवभूमि पर उठते सवाल की। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ कस्बा भूदसाव को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि हिमालय के कई हिस्सों का भूविज्ञान अस्थिर और गतिशील है, जो भूदसाव और भूस्खलन के कारण बन सकता है। ये भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। जोशीमठ मामले पर संसद में कई सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में सरकार ने पिछले सप्ताह जवाब दिया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में संसद को बताया कि अस्थिर और गतिशील जियोलॉजी के चलते इस क्षेत्र में किसी भी बड़ी निर्माण परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। हालांकि मौजूदा भारी निर्माण कार्यों के दौरान क्या मापदंडों का उल्लंघन किया गया है, इस पर मंत्रालय ने चुप्पी साधे रखी है। बताया गया है कि आवासीय या व्यावसायिक निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जोखिम के आधार पर प्रतिबंध लगाने पर निर्णय ले सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तराखंड सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक जोशीमठ बहुत पुरानी भूस्खलन सामग्री के मोटे जमाव पर स्थित है। इस क्षेत्र में धीरे धीरे धसाव देखा जा रहा है। 1976 में महेश चंद्र मिश्रा की कमेटी ने भी इसे रिपोर्ट में कहा था। मंत्री ने कहा कि मिश्रा समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जमीनी स्थिति की भार सह पाने की क्षमता की जांच के बाद ही भारी निर्माण की अनुमति वहां मिलनी चाहिए। मिश्रा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने साल दर साल क्या कदम उठाए, इसे लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सवाल पूछा था। इस पर मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्रालय ने बताया कि जमीन खिसकने की घटनाओं के बाद तपोवन, विष्णुगढ़ बिजली परियोजना और हेलोंग मारवाड़ी बाईपास रोड समेत पूरे जोशीमठ क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। लिखित जवाब के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार 7 दिन और 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें संबंधित सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जोशीमठ में आई आपदा ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। जोशीमठ कस्बे में जमीन खिसकने के चलते अब तक 863 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें 181 घर असुरक्षित क्षेत्र में हैं। सैकड़ों परिवार अभी तक अपना घर छोड़ चुके हैं। इनमें से कई सरकार के बनाए शेल्टर को अपना ठिकाना बनाए हैं, तो कई अपने पैतृक आवास या रिश्तेदारों के घर में इस वक्त चले गए हैं। तो हिमालय पर खतरा और देवभूमि पर सवाल उठ रहे हैं, और इसी को लेकर आज की हमारी खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हनी पाठक बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ के सिद्धार्थ भू वैज्ञानिक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले के सिद्धार्थ जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि अगर हम भू वैज्ञानिक तरीके से पूरा का पूरा आकलन इसको लेकर करें, और जो रिपोर्ट अब सौंपी गई है उस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, पूरे के पूरे हिमालय की अब बात हो रही है। पूरा का पूरा हिमालय इस वक्त खतरे के अभाव में है, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। जरा हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से पूरा जो हमारा इस वक्त भूधसाव की स्थिति जोशीमठ और अन्य क्षेत्रों में बनी हुई है, उसके लिए कारण क्या है, क्या कुछ उसके कारण हैं, उसके बाद क्या इस पर किया जा सकता है? धन्यवाद। कारण इसके कुछ प्राकृतिक भी हैं, और इस प्राकृतिक कारणों को उजागर करने का, इसे बढ़ाने का काम मनुष्य ने भली भांति किया है। प्राकृतिक कारण तो यह है कि इस स्थान पर यह अभी भी गतिशील है। हिमालय अभी भी अपने निर्माण की अवस्था में है, और हिमालय से होकर अनुदैर्ध्य रूप में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रूप में बहुत सारे भ्रंश इससे गुजरते हैं, और उन भ्रंशों के सहारे हमेशा गतिशीलता होती रहती है। तो यह गतिशीलता आज नहीं, कल नहीं, ये हमेशा होती ही रहेगी। अब इस गतिशीलता का प्रभाव तब अधिक पड़ता है जब जहां पर भी मानव बसाव नहीं होना चाहिए उस स्थान पर बसाव होता है, और जिस स्थान पर 10 लोगों को रहना चाहिए उस स्थान पर 100 लोग रहते हैं। तो जाहिर है जान माल की हानि अधिक होती है। अब मनुष्य ने क्या किया है कि उन्हें प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है। जहां जानकारी नहीं है उस स्थान उन्होंने वैसे वैसे काम किया है, जैसे
टनल का निर्माण। उन्हें पता ही नहीं है कि चट्टानों के भीतर में कितनी दरारें हैं, कितने भ्रंश हैं, कितनी संधियां हैं, और वहां पर ब्लास्ट कराकर उनको उनकी दरारों को और बढ़ा दिया है। जब बढ़ा दिया है तो जाहिर है उस कमजोरियां बढ़ गई हैं। दूसरा कारण है कि किसी किसी भी स्थान पर जो ढाल की अव्यवस्था थी, ढाल जो जितनी भी थी, उसकी अस्थिरता को बढ़ाने का इन्होंने भी काम किया है। क्योंकि जहां पर एक पगडंडी हो सकती थी, एक सड़क हो सकती थी, उस स्थान पर 4-4 लेन बन गए हैं। तो ढाल तो अस्थिर वैसे भी होता है, ये इसकी अस्थिरता की स्थिति और भी बढ़ गई है। तीसरी बात आती है, इस पूरे के पूरे भाग में अच्छी खासी मात्रा में जल विद्युत परियोजनाएं ही बन रही हैं, और जल विद्युत परियोजनाओं को बनाने के लिए एक जलाशय का निर्माण करना होता है। उतना ही नहीं, उस पानी को अलग स्थान पर डाइवर्ट करने के लिए एक टनल बनाना होता है। टनल से होकर पानी जाता है, जब तक ये निर्माणाधीन हो तो फिर से ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, और जब ब्लास्टिंग करनी पड़ती है तो सब कुछ वहां पर हिल जाता है। और खासकर विशेषकर अगर वैसे स्थान है जो कि थोड़े से अनसैचुरेटेड है या फिर कमजोर पत्थरों पर है, उनका भड़कना भी शुरू हो जाता है उस स्थान पर। और इन्हीं कारणों की वजह से हम देख रहे हैं सिद्धार्थ जी, पूरे ढालों को क्या किया है कि पूरे ढालों को नग्न कर दिया है, वृक्ष भी वहां से हटा दिए हैं। तो मतलब कि ये तो आ बैल मुझे मार वाली घटना हो गई। और देख रहे हैं हम उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं जोशीमठ में क्या स्थिति है इस वक्त। लेकिन इसको लेकर सरकार कितनी जवाब दे रही है और सरकार आखिरकार इसको लेकर कितनी प्रयासरत है। हनी पाठक जी, सरकार की तरफ से जवाब तो दे दिया गया, लेकिन मंत्रालयों ने कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुप्पी साधे रखी। कई ऐसे सवाल जिनका जवाब देना अनिवार्य था, बावजूद उसके उसका जवाब नहीं मिल पाया। सवाल यही कि आखिरकार जोशीमठ पर इस वक्त जो संकट है, सरकार कह रही है 24 घंटे वो इसको निरंतर देख रही है, हर छोटी से छोटी बारीकियों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति वहां पर इस वक्त बन गई है उसका आभास ऐसा नहीं है एकाएक आ गया, पहले से थे इसके संकेत। देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सरकार कोई चुप्पी साधे हुए, तो सरकार कहीं से भी चुप्पी साधी हुई नहीं है। वहां पर त्वरित कार्यवाही करी गई है। उन लोगों को कहीं भी अगर आप देखेंगे तो जोशीमठ में जो भयावह स्थिति हुई उसमें किसी भी प्रकार से जान माल का खतरा सरकार ने होने नहीं दिया। इवन इंसान तो इंसान, पशुओं की भी इस प्रकार से देखभाल करी गई है कि एक पशुओं को भी जान माल का खतरा होने नहीं दिया गया है। तो सरकार पूरी तरीके से संजीदा है और उन्होंने तुरंत राहत शिविर में लोगों को भेजा और बारीक से बारीक सुविधा उनको मुहैया वहां पर कराई गई है। और उनके किराए की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, 218 प्रभावित परिवारों को राशियां वितरित करी गई है। 3.27 करोड़ रुपए उनको धनराशि के प्रभाव में दे दिए गए और बाजार के रेट के ही हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से कह रहा है, लेट मी कंप्लीट पूजा जी, विपक्ष जिस प्रकार से निशाना साध रहा है कि त्वरित ही इनको शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये हमारी देवतुल्य जनता है। जिस प्रकार से नई टिहरी को विकसित किया गया था, नई टिहरी स्थापित करी गई थी, उसी प्रकार से नया जोशीमठ स्थापित किया जाएगा। तो हमारी जो देवतुल्य जनता है, ये कोई गेम तो है नहीं कि इधर से उठा के उधर फेंकते, उधर से उठाकर इधर फेंकते। तो कोई भी जब कोई आपदा आती है, उत्तराखंड एक आपदा प्रदेश है, तो कोई भी जब आपदा आती है तो उसकी पूरी व्यवस्था को देखभाल करके एक नया जोशीमठ को स्थापित किया जाएगा और हमारी जनता को वहां पर स्थापित पूरे तरीके से किया जाएगा। किसी भी प्रकार से जनता को इग्नोर नहीं किया जाएगा और न किया जा रहा है। नहीं, लेकिन अगर इस तरह के कदम पहले ही उठाए जाते हैं हनी जी, कहीं से भी इग्नोर नहीं किया गया है, क्योंकि पहले से हमें पता है किस तरह की पृष्ठभूमि का है वो, ये सब आकलन पहले ही हो चुका है। ऐसा नहीं है, पहले ही कई कमेटियों के द्वारा इस बात को लेकर कहा गया है, कई बार पहले ही चेताया गया है। ऐसा नहीं है कि एकदम से स्थिति ऐसी बन गई है। बहरहाल रत्नाकर सिंह जी, यहाँ पर सरकार कह रही है कि वो सब कुछ कर रही है जनता के लिए, थोड़ा यहाँ पर संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा मसला है। इस पर राजनीति की बजाय अगर हम इसको सभी धैर्य के साथ और लोगों की जिंदगी के साथ जोड़कर देखेंगे, तभी हम जोशीमठ, हिमालय, उत्तराखंड, इन सभी के लिए कुछ कर पाएंगे। देखिए पूजा जी, जैसा कि कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि ये जो है लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, सरकार ने आपको चुना है तो आपकी जवाबदेही बनती है उनके उचित देखभाल की, लेकिन आप लोग जो किसी भी सरकार जो है बड़ी घटना होने का इंतजार क्यों करती रहती है?
आखिर में जब इस तरह की बड़ी घटनाएं हो जाती है तब सरकार की नींद खुलती है। आपने खुद ही अभी सुना कि तमाम मिश्रा समिति हो या तमाम समितियों ने इस प्रकार का रिपोर्ट दिया था कि अगर वहां पे प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा, अगर खदानों की अंधाधुंध खुदाई की जाएगी, अगर डायनामाइट्स का उपयोग किया जाएगा। अभी आपने सिद्धार्थ जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो है वहां पे बड़े बांध का कार्यक्रम चल रहा था, बड़े प्रोजेक्ट जो लगाए जा रहे थे, और जो वहाँ पहाड़ी जो है गतिशील है और गतिशीलता का प्रभाव जो है तब बढ़ जाता है ज्यादा जब वहाँ पे लोग अपने निजी हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए बड़े प्रोजेक्ट को अनुमति देने लगते हैं और वहाँ पे लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। तो इस तरह की घटनाएं होना तो स्वाभाविक है ना। आप कोई भी बड़ी घटना होने के बाद चेतने का काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ पूजा जी कि ये कोई अभी तुरंत की घटना के परिणाम नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा था और वहाँ की लोकल जनता जो है ये सरकार के सामने कई बार प्रोटेस्ट की और उनके सामने आवाज अपनी उठाई, लेकिन उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो चुकी है कि वो लोगों की बातों को दरकिनार करके उनको ये था कि बड़े प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किए जाएं। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो फैलाने का काम किया गया। तो ये आज आकर कह रहे हैं कि हमने उनको ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये बड़ी घटना होने का इंतजार करती रहती है सरकार, और जब हो जाती है तब वो ये कहने के लिए उनके पास यही बात रह जाती है। पहले ये अगर चेत जाते तो शायद इस तरह की घटनाएं जोशीमठ में जैसा हुआ है वह नहीं हो पाता। और आज भी सदन में जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बड़ी प्रोजेक्ट को अनुमति कैसे दे दिया आपने, तो आज भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यह सरकार पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। पूजा जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। मिश्रा समिति की रिपोर्ट कौन से सन में दी गई थी जगन्नाथ जी, जरा बताने का कष्ट करें। कौन से सन में दी गई थी पूजा जी, जरा इन्हें बताने का कष्ट करें। 1971 मिश्रा समिति की रिपोर्ट कब दी गई थी? तब और सरकार किसकी थी उस वक्त? ठीक, तब मनमोहन सिंह जी थे, नहीं देखिए हरीश रावत जी थे यहाँ पर स्टेट में। थोड़ा सा आंकड़े साफ। हनी जी देखिए, इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि इस पर राजनीति करने के बजाय, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय यहाँ पर हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है। अब राजनीति की भेंट मत चढ़ाइए, ये प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों को जरा समझिए। इस पर आपकी राजनीति काम नहीं करेगी, इस पर आप चाहे कितनी राजनीति कर लीजिए, प्रकृति ने अगर विनाश करना है तो वो कर देगी। कंप्लीट करने दीजिए मुझे। राजनीति करना शुरू किसने किया? इन्होंने शुरू किया। तो राजनीति जब शुरू की है तो जवाब लेने का भी आमदा रखे। तब केंद्र में मनमोहन सिंह जी थे और स्टेट में यहाँ पर हरता थे आपके, और जोशीमठ की घटना कांग्रेस के शासनकाल में हुई है कि आपके शासनकाल में हुई है? सबसे पहले इसी का जवाब दे दीजिए। प्रकृति किसी के शासनकाल को देखते हुए नहीं आती है, प्राकृतिक आपदाएं देखकर नहीं आती है कि किसकी सत्ता है, किसकी सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन सेंटर में, कौन स्टेट में। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। इसीलिए इतने संवेदनशील मुद्दों को भी अगर आप सत्ता शासन से जोड़कर देखने लग जाते हैं, क्या लोगों के पास आपका ये उदाहरण जा रहा होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे। प्राकृतिक आपदाएं सत्ता सरकार देख के तो आती नहीं है। ये कैसी बातें हैं रत्नागर जी, हनी जी? मिश्रा समिति की रिपोर्ट के बारे में मनमोहन सिंह जी को भी बताया गया था, लेकिन एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के ठीक है। बारे में देखिए, राजनीतिक मुद्दे को मैं बिल्कुल इस तरफ नहीं लेके जाना चाहती, इस विषय को राजनीति की तरफ नहीं मोड़ना है। के सिद्धार्थ जी मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर तो एक दूसरे पर आरोप लगा दिया जाएगा, आप जरा ये समझाइए आप लोगों को किस तरह से तमाम चाहे सरकारें हों, किस तरह से कदम उठाने की आवश्यकता है, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है वहां पर। के सिद्धार्थ जी आप जुड़े हैं हमारे साथ? शायद आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। हनी जी, आपने ये जरूर कहा कि देखिए उसकी सरकार थी और उस वक्त ये था, लेकिन यहाँ पर सीधा सा मसला ये है। पूजा जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जब मिश्रा समिति की रिपोर्ट की ये जो बात कर रहे हैं, मिश्रा समिति की रिपोर्ट लेकर मिश्रा समिति गई हुई थी। लेकिन रिपोर्ट आपकी भी संज्ञान में होगी ना, रिपोर्ट में जो कुछ भी स्पष्ट है वो आपके भी संज्ञान में है। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं सत्ता सरकार देख के नहीं आती हैं, ये आप भी जानते हैं भली बात ही, उसके बावजूद भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। भूमि पूजन आपने नहीं करा था, सिर्फ ये बता दीजिए, निर्माण हो रहा है वहाँ पर, बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है, होटल्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये सब किसके संज्ञान में हो रहा है, ये सब किसकी देखरेख में हो रहा है?
देखिए, प्राकृतिक चीजों की छेड़छाड़ और उस पर राजनीति करने के बजाय अगर हम इसको लेकर आकलन करेंगे कि कैसे इन सब चीजों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे हम अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ करने की बजाय उसको संरक्षित करें, उस पर हमें फोकस करना है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास समय का अभाव है। देखिए, इस तरह की चर्चाओं के लिए लंबा वक्त चाहिए होता है, वो अभी शायद मेरे पास नहीं था। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का। लेकिन राजनीति की बजाय इस तरह के मुद्दों को, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर इस तरह की राजनीति होगी तो यकीनन वहां के लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।